अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। आज का मंजर आम सिंध की जेलों के नाम। अगर जेलों की बात की जाए तो बड़ा एक अहम किरदार है हमारे अफसरान का जेलों को मेंटेन करने में। और मैंने तो माजी में बहुत काम किया है सिंध की स्पेशली जेल्स में। और अगर कराची की जेल्स की बात की जाए, सेंट्रल जेल, लांडी जेल, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। सर आप लोग भी जानते हैं जिस कंटेंट पे मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो ऐसे कंटेंट पे भी मैं काम कर रहा होता हूँ। और स्पेशली मैंने सेंट्रल जेल कराची में तो बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। तो आज प्रोग्राम करने का मकसद यानी कि मंजर आम आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि सिंध की जेलों में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है और माजी में क्या होता हुआ है। आज बहुत अहम शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है। और बस मैं यही कहूँगा, सिंध की धरती के बेटे हैं। शिकारपुर में वो पैदा हुए, उसके बाद जो है वो उन्होंने जामशोरा यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश लिटरेचर में किया और इंटरमीडिएट उन्होंने लाड़काना से किया। बड़ी अहम खिदमात हैं उनकी अगर सिंध की जेल्स की बात की जाए, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आला ओहदों पर फाइज रहे। आजकल वो IG जेल सिंध है। आइए मैं उनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। आज बहुत सारी बातें होंगी और ऐसी बातें जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। काई साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। काई साहब पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बढ़िया। काई साहब बड़ी गहरी नज़र होती है आप लोगों की, और स्पेशली आप तो जिस मनसब पे फाइज हैं, आप तो ज़ाहिर है एक एक जगह पे जाकर, एक एक शहर में जाके आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। सिंध की जेलों की अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप? जनाब मैं अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखूं पूरे में, तो मेरे ख्याल में सिंध एक वाहिद सूबा है जिसने जो 1897 का बना हुआ कानून, जो 1895 का और 1900 का बना हुआ कानून, अंग्रेज़ के ज़माने का, जो असल में उन्होंने रैयत के लिए बनाया था, हम सब्जेक्ट थे उनके, हमारे लिए कानून बना था। और उस वक्त जेलों का कॉन्सेप्ट भी ये था कि सज़ा देनी है बंदे को। रिफॉर्मेशन की तरफ उनका ज़्यादा वो नहीं था, प्यूनिटिव इन नेचर था। तो इस चीज़ को देख के हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने नया एक्ट बनाया और उसके मुताबिक नए रूल्स बनाए। अब रूल्स और एक्ट बनाते हुए हमने ये ख़ास ख्याल रखा कि दुनिया के जो बेहतरीन ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे प्रिजन रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के हैं मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स हैं फॉर प्रिजनर्स, उसको मंडेला रूल्स कहते हैं। अच्छा। उनका नाम रखा गया है। हमने उसको शामिल किया है तकरीबन सारा का सारा अपने नए रूल्स में। इसमें पूरा सब्जेक्ट रखा है हमने। एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस का उसमें सेटअप ऐसा होता जाएगा। और हमारा इस जैसे जैसे हम उस पर अमल करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे कैदी फलाह पा रहे होंगे इंशाल्लाह। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा रूल्स बन गए, जैसे पहले होता था ना, रूल्स बन जाते थे, दुनिया बदलती रहे, रूल्स वही होते थे। तो उसका इलाज इसमें ये रखा गया है कि इसमें प्रिजन पॉलिसी बोर्ड, बहुत हाई पावर एक बोर्ड है। अच्छा। और प्रिजन मैनेजमेंट बोर्ड, इसका कॉन्सेप्ट रखा गया है, जो एक मिनिस्टर साहब के अंडर में एक बोर्ड है, उसके नीचे तकरीबन सारे सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं। और हर इदारे के जो भी हमारे काम आ सकता है प्रिजनर्स के, और वो हमेशा देखेंगे पॉलिसीज़ को, पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस होगा जिससे हमें रूल्स में तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही हमारा काम होता जाएगा इंशाल्लाह हालात के और वक्त के हिसाब से। तो मेरा, और या फिर एक और था ऑथराइज एब्सेंस के नाम से हमने एक रूल दिया, चैप्टर दिया है कि अब हम अलाउ कर सकते हैं किसी कैदी को कि वो घर जाए, कॉलेज जाए, या इम्तिहान मतलब देने, और या कोई उसका फोतगी हो गई है उसकी, उसमें उसको जाने की इजाज़त है। अच्छा। बाहर जब कैदी अंदर चला जाता है, लगता है कि वो दुनिया से कट गया। ऐसे ही है। हमने इस पे वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकातें, ये सब उसमें रूल्स के ज़रिए हमने उसमें शामिल की हुई हैं। आस्ते आस्ते उन पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह कैदी और मुआशरा या फैमिलीज कटी हुई नहीं होगी। अच्छा, हमने कुछ वीडियोस भी देखी जिसमें ऐसी वीडियोस जो जैसे जिसकी माँ का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तो डेथ बॉडी लेकर आ रहे हैं और उसको जेल से बाहर लाकर उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। तो आपका मकसद कहने का ये कि अब वो जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर दिया गया। अब उसको चेंज कर रहे हैं, बजाय इसके कि डेड बॉडी आए। ओके। जब हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कैदी को, तो वो वही पुलिस उसको लेके घर में क्यों ना कर दे। या शादी है अगर किसी के बच्चे की, बच्ची की या बहन की, तो वो जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है अंडर पुलिस कस्टडी। क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन है। और वैसे भी ये सब कुछ होना चाहिए नाजरीन। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में, नॉर्वे में क्या जबरदस्त निज़ाम है। वो इंसानियत को समझते हैं,
वो पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, नॉर्वे इज दी नंबर 1 जेल के हवाले से। बिल्कुल आपको मुझसे बेहतर पता हो इस बात का। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर का भी तो निजाम है, वही तो इंसान ही चला रहे हैं सिस्टम बल्कि का। तो हिसाब सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे कई कई साल गुजर जाते हैं, वहाँ कोई एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता। मतलब इतने पुरअमन सोसाइटीज़ हैं। उसमें अब तो जेलों का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है उन्होंने। आप जेल्स देखेंगे जैसे 5 स्टार होटल्स हों, क्योंकि उनके अपने शहरी वैसे ही उससे भी अच्छी कंडीशन में रहते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम एक बहरहाल एक इतने अमीर मुल्क नहीं है, और ना ही हमारा सूबा इतना अमीर है, तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, उन पे ही बड़ा खर्चा आता है। ये तो बंद कैदी हैं जिनके लिए टीचर्स को लाना, उनको एक जगह पे बिठाना, और ये बड़ा मतलब मुश्किल काम अच्छा, अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैंने माजी में काफ़ी प्रोग्राम्स किए जेल्स के हवाले से। वहाँ पे ज़ाहिर है आपकी सरपरस्ती में आप ही उनको गाइड करते होंगे, ये जेल नहीं है, ये इस्लाह घर है। और जो अभी के जो DIG साहब हैं, हसन सेतो साहब, वो कहते हैं अमजद भाई ये जेल नहीं है, ये कैद खाना नहीं है, ये इस्लाह घर है बेसिकली। इसको इस्लाह घर मैं कहूँगा, और वाकई वो इस्लाह घर लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने अंदर उसको मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। सिंध की अगर बात की जाए, आपको जिस तरह पता है कि कराची में जराइम की शरह ज़्यादा हो गई है, तो अगर अब अंदरून सिंध की बात की जाए या शहर कराची की बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं, कैदी जेल के अंदर कराची में ज़्यादा है या अंदरून सिंध में ज़्यादा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आपने अच्छा सवाल किया है, और उसका जवाब भी इंटरेस्टिंग कहें या अनफॉर्चुनेटली ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 23,000 कैदी हैं। सिंध की 22 जेलों में से सिर्फ 2 जेलों में, कराची सेंट्रल जेल और मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल, यहाँ पे तकरीबन 13,000 कैदी हैं। बाकी सारे सिंध में 10,000, बाकी 20 जेलों में 10,000। तो यहाँ ओवर क्राउडिंग का बहुत बड़ा इशू है, और इसका असल होना ये चाहिए था कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक जेल होनी चाहिए। लेकिन कराची की पॉपुलेशन पता नहीं किधर पहुंच गई, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल सिर्फ बहुत बढ़ गई पॉपुलेशन, अब बहुत 7 बढ़ गई। सर 7 तो हो गए हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमने ये किया है, हमारे मिनिस्टर साहब आपको पता है बहुत ज़्यादा काम करते हैं प्रिजन के। जी जी। और तो उन्होंने हमें लेके दिए एक ज़मीन, घारों के करीब 500 एकड़ ज़मीन है। कराची के चंद फासले पर है, थोड़े फासले पर, वो कराची ही कहलाएगा, कराची कहलाएगा चंद फासले। तो उसमें 500 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ी है। उसमें हमारा इरादा है कि एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाए, अच्छा, जहाँ पे 5-6 जेलें हम बना सकें एक ही कॉम्प्लेक्स में, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इंशाल्लाह से हमारी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह फर्क है। अच्छा, अंदरून सिंध में क्योंकि देखें माशाल्लाह आप जिस मनसब पे फायज हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कराची के अंदर चलो ठीक है, जिस तरह हमने बात की, बहुत ज़्यादा रूज पर है, जो बात सच है, क्राइम रेशियो। लेकिन अंदरून सिंध की अगर बात की जाए, वहाँ पे क्राइम रेशियो को कैसा देखते हैं आप? वहाँ पे अमूमन जो होते हैं ना झगड़े, और उसमें आपस में ट्राइबल खानदानी झगड़े, इस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। क्राइम तो जाहिर है, अभी भी आपको पता है वो ऑपरेशन चल रहा होता है हमेशा घोटकी के कच्चे में, इस तरफ वो भी है। लेकिन अमूमन क्राइम इतना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है ना कराची, उसका मुकाबला नहीं है बाकी मतलब शहरों से। या अच्छा काजी साहब, हम फिल्मों में देखते आए हैं कि जो अंदर कैदी होते हैं वो अंदर मजदूरी कर रहे होते हैं, उनसे पत्थर उठवाए जा रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उनसे को तो कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, उनको इंग्लिश सिखाई जा रही है, उनको IT सिखाया जा रहा है, चाइनीज ज़बान सिखाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, अंदर म्यूजिक सिखाया जा रहा है, बाकायदा बैंड है प्रॉपर, क्या गिटार बजाते हैं, क्या ड्रम बजाते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके जहन में? ये तो आप ही लेकर आए। तो ये ऐसा इवॉल्व हो रहा है, ये सच्ची बात है। मुझसे पहले था मेरे जो IG साहब थे, वो उधर के किसी ज़माने में सुपरिटेंडेंट भी थे, और मैंने वहाँ पे भी उनको फॉलो किया था। वो जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो मैं ही उधर आया था। तो नुसरत मंगन साहब ने असल में नुसरत मंगन साहब ने रखा था, फाउंडेशन रखी थी इसकी, आर्ट्स और फाइन आर्ट्स की क्लासेस की। फिर जब मैं गया तो मैंने उसमें ऐड किया ये मौसीकी। मैंने कहा थोड़ा सा डी रेडिकलाइज करें, इस माशरे में बहुत ज़्यादा फैल गया है, जो रेडिकलिज्म बढ़ गई है, हर चीज़ में लोग मतलब जले भुने बैठे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ऐसे ही है, और हम फैक्शंस में बटे हुए लोग थे, कुछ वजूहात की बिना पे शायद। लेकिन उसके लिए डी रेडिकलाइज करना ज़रूरी है, थोड़ा सॉफ्टनेस आए बंदे में, ये बहुत ज़रूरी है कि सही बात है उसका। और फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेहतर करना उसके दिमाग को, क्योंकि अंदर जब इंसान जाता है तो इंसान वैसे ही एंजाइटी में चले जाता है। बिल्कुल। तो मैंने फिर ये 1 या 2 रिसाले भी निकाले वहाँ से। उसमें कैदियों को अलाउ किया कि आप कुछ भी लिखें, ऑटोबायोग्राफी लिखें, आप नावल लिख दें,
आप छोटी सी कोई कहानी लिख दें उर्दू, इंग्लिश और सिंधी में, और हमने वो छपा था फिर वो। अच्छा। ताकि अगर कोई कमरे में बैठा हुआ है, अपने बैरक में बैठा हुआ है, उसके जहन में काम आ रहा है, शायरी अगर उसके जहन में आ रही है तो लिख दे, हम छाप देंगे। वो छपा हुआ लफ्ज़ ना अमूमन लोगों को बड़ा पसंद आता है। जब मेरा पहली दफ़ा कहीं छपा था अखबार में कुछ, तो मैंने तो कई साल तक वो अखबार मैंने अपने घर में रखा हुआ था, तो सबको दिखाता फिरता था, कि क्योंकि बड़ी खुशी होती है हकीकत में रहती हैं। और हम माशाल्लाह अब ऐसे भी गए गुजरे नहीं हैं कि आर्ट की कदर ना करें। हम हमारी जब एग्जीबिशन होती है, आपने देखा होगा कि कितना रश आता है माशाल्लाह। बहुत रश्ता। अच्छा, एक और बात है, वो जो पैसे अभी अंदर बैठ के भी जो काम कर रहे हैं, जो आर्ट के थ्रू कर रहे हैं, वो उनके घर वालों को मंथली मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी मैंने देखा। बिल्कुल। वो अब तो वो मतलब हमें तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही कैदी चला रहे हैं, अपना सामान मंगवाते हैं, काम करते हैं, उसमें से फिर कमाते हैं, फिर मतलब एक सर्किल है जो अब पूरा वो खुद ही चला रहे हैं सिस्टम। अच्छा काजी साहब, अकॉर्डिंग टू जुनाइल जस्टिस 7 साल का बच्चा भी अगर जुर्म करता है तो वो जेल में जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, 7 साल का कितना कम से कम कितना है? जो चाइल्ड की जो वो है ना, क्या एज क्या है उसकी? एज है वो 18 साल। 18 सिंध में 18 साल। और फिर एक उससे भी पहले एक आता है जो मतलब वो उम्र होती है जिसमें गुनाह का उसको पता नहीं होता कि ये गुनाह है। अच्छा, पूरी दुनिया में एज फैक्टर क्या है जुर्म का? 18 है। 18 ही है। अच्छे मुल्कों में 18 है। सही है। और कई मुल्कों में उससे कम भी होता है, 16 भी कहीं पे है, कहीं पे 13 भी है। जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने ये वही देखा कि अकॉर्डिंग टू जुनाइल जस्टिस 7 साल के बच्चे को भी कैद हो सकती है अगर वो जुर्म करता है। तो मैंने कहा शायद हमारे सिंध में भी ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। 18 साल तक वो जुर्म करता है तो वो अंदर जाएगा। जी हाँ। अच्छा, अगर बात कीजिए, रिमांड होम है, रिमांड होम में जा सकता है वो, लेकिन वो घर की तरह होते हैं, तो वो डिफरेंट। कितनी कैपेसिटी है हमारे, मैं अगर कराची के सेंट्रल जेल की बात करूं, वहाँ पे कैदियों की? मज़े की बात बताऊं कि ये जेल बनी है 1897 में, कराची सेंट्रल जेल की। ओके, बहुत पुरानी है। तो बहुत पुरानी। और 1901 में पूरे इंडिया, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था, उसमें सेंसस करवाया था। तो उस वक्त कराची की पॉपुलेशन थी 1,10,15,000। सही है ना, 10 या 15,000 1901 में। ये उससे भी 4 साल पहले बनी हुई जेल, और ये बनी हुई थी उस वक्त 500 लोगों के लिए। अच्छा, 1.25 लाख लोगों में से के पूरे शहर में सिर्फ 500 लोगों के लिए इतनी बड़ी जेल। सही है। हमने क्या किया उसके बाद, उसके दरमियान में दीवार खड़ी की, उसमें से एक जुवेनाइल जेल बना दी, फिर दूसरी वुमेन जेल बना दी। बाकी आधी में जो 500 के लिए बनी हुई जेल थी, उसमें इस वक्त 6,500, 5,000, 6,500, ये 7,000 तक भी चले जाता है हमारा पॉपुलेशन वहाँ की। लेकिन ये है कि ओवर द ईयर्स हमने उसकी मतलब बैरिक्स भी बनाई है, खवातीन का अलग वो है, और वहाँ पे मर्द हजरात भी हैं। बिल्कुल, वो नहीं, मर्दों की प्रिजन अलग है, बिल्कुल, ब्लॉक अलग है ना, मैंने कहा वहाँ पे ब्लॉक अलग बनाया है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन ही अलग है, बिल्कुल मैनेजमेंट ही अलग है। बहरहाल इस वक्त 2200-2300 लोगों के रहने की गुंजाइश है, जिसमें 6,500 है। तो आप क्या समझते हैं कि कैपेसिटी कम नहीं काजी साहब? बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रिजन कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह बन गया तो वो 1,500 के लिए एक जेल होगी। 5 प्रिजन अगर बन गई तो बड़ा फायदा होगा। और लांडी जेल की अगर बात कीजिए, उसको कैसे देखते हैं आप? वो भी थिकली ओवर पॉपुलेटेड। वो कितनी अभी कैपेसिटी वहाँ पे कितनी? वहाँ भी तकरीबन इतनी है 2200-2300 लोगों के रखने की, और वहाँ पे भी 6-7 हज़ार लोग हो जाते हैं। अच्छा, अगर सिंध की जेलों की बात की जाए, इसमें एक बजट मुख्तस किया जाता है, तो क्या आप उस बजट से आप सेटिस्फाई हैं? बजट माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा है। अगर दूसरे सूबों से हमारा किया जाए मुकाबला, तो मेरे ख्याल में हमारा बजट अच्छा है। हमारा मेन्यू इतना ज़बरदस्त है, कैदियों का जो खाना है, आपने देखा भी होगा, आप दोबारा जाएंगे भी। एक तो वो जो ये मेन्यू बनाना मेरे हाथ में होता है, मैं कमेटी बनाता हूँ, और तो हमने पहला तो ये डिसाइड किया कि वीकली मेन्यू के बजाय मंडे वाले दिन सबको पता हो कि मंडे वाले दिन ये खाना आएगा। तो आपको याद होगा कुरान शरीफ में भी जो है मन सलवा, हालांकि जन्नत से आता था, लेकिन वो कहते थे नहीं या अल्लाह हमें प्याज दे दे, प्याज खाने को दे दो। तो रूटीन जो है ना, खाने के मामले में रूटीन मारती है। तो हमने इसको रूटीन को तोड़ने के लिए इसको बना दिया 15 दिन का मेन्यू, मतलब फोर्टनाइट मेन्यू है। उसमें फोर्टनाइटली है, तो दिन कुछ ना कुछ बनता है वहाँ पे, गोश्त पकेगा, सब्जी पकेगी, बिल्कुल, पकोड़ा कड़ी पकेगी, मिसाल के तौर पे हलीम, चिकन हलीम बनेगा, बीफ हलीम बनेगा, कीमा बनेगा। ये मतलब वो चीज़ें जो पहले हमारे किसी उसमें भी नहीं थी। या अंडे कहाँ होते थे, अंडे उसमें नाश्ते में देना,
तो ये चाय हमारे यहाँ सिंध में 2 दफ़ा दी जाती है, सुबह में भी और शाम में भी। तो आपने कितनी बार खाना चखा हुआ जाके कि खाने का टेस्ट जायका? कई दफ़ा। मतलब मैं आपको इनवाइट करता हूँ हकीकत में, जब भी आप जाएं, आज तो आप नहीं जा रहे मेरे ख्याल में। जी आज नहीं जा रहा मैं, आज नहीं जा रहे। हाँ। तो जब भी जाएं अचानक जाएं, और हमारा खाना बंटना शुरू होता है कोई 11-12 बजे। उस वक्त आप घुसेंगे, आप सीधा चले जाए ना उसमें किचन में, और वहाँ खाना देखिएगा कि किस तरह का है। या अगर इस तरह नहीं तो जब वो एंड यूज़र के पास पहुँचता है, कैदी के पास, हालांकि वो तब तक वो ठंडा हो चुका होता है, थोड़ा सा उसमें वो टेस्ट वो नहीं आती जो गर्म खाने का मज़ा है। तो आपको इंशाल्लाह आप नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे, ट्राई भी करेंगे और माजी में भी ट्राई किया। अच्छा काजी साहब, कुछ लोगों की शिकायत भी होती है, आवाम जिस तरह एक परसेप्शन है उसको दूर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि जब कैदी अंदर जाता है तो जो कैदी ज़्यादा पैसे देता है तो उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है बैरक के अंदर, क्या ये सच है? नहीं, ये सच इसलिए नहीं कि मैंने आपको शुरू जो बताया था कि हमारा जो नया वो बन गया है, रूल्स हमारे बने हैं जो एक्ट, उसमें ये होता था कि बी क्लास फैसिलिटी देना या तो होम डिपार्टमेंट दे सकती थी, या आईजी देता था, या फिर कोर्ट देती थी। अच्छा। अब हमने, या फिर सुपरिटेंडेंट भी फैसला कर देता था, यार इसको बी क्लास कर देते हैं। डिस्क्रिशन होती थी सबकी, हमने डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी है। बी क्लास के रूल्स बनाए हुए हैं, और जो भी उनमें से किसी एक कंडीशन पे पूरा उतरेगा, जो कैदी नया आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा बी क्लास, उसको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ऑटोमेटिक, फॉर एग्जांपल एक ग्रेजुएट है, वो ड्यू है कि उसको आपको देना है बी क्लास फैसिलिटीज़। बी क्लास कोई किसी जगह का नाम नहीं है, बी क्लास फैसिलिटीज़ का नाम है। बी क्लास फैसिलिटीज़ में मिसाल के तौर पे नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ दो ही है, बेटा क्लास और नॉर्मल जो कॉमन क्लास होता है। अच्छा बैरिक्स को कैसे आपने बाइफिकेट किया है अंदर? बैरिक्स भी क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में बनी हुई हैं, कभी कोई उस ज़माने की बनी हुई, कोई अभी बनी है, तो कोई बड़ी है कोई छोटी है, इस तरह। अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं कि कभी इतने साल हो गए आपको, इतने साल से आप माशाल्लाह, ये अगर सिंध की जेलों की बात कीजिए, आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और कभी कुछ इमोशनल मोमेंट्स देखे आपने ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, या मर्दों के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अंदर जाते होंगे तो कैदियों से भी आपका मिलना होता होगा, तो उससे अपने जज्बात पे किस तरीके से आप काबू रखते हैं? ईमानदारी की बात है, मैं तो रोया हूँ। मतलब ये नहीं कि वो इसलिए कि मैं बच्चा था और मेरे वालिद के दोस्त होते थे, और उस वक्त मुझे पता था कि इन पे कोई केस चल रहा है मर्डर का, और मुझे वो भी पता था कि ये गलत इन पे लगा हुआ है, बेचारे शरीफ आदमी हैं, करने वाला कोई और है। और ये बचपन से सुनते सुनते मैं इतने अरसे में पढ़ता रहा, इतने अरसे में यूनिवर्सिटी गया। मतलब कोई 20-25 साल के बाद जब मुझे नौकरी मिली, जिस जेल पे था वो लोग सारे के सारे ऐसे ही थे जैसे मेरे चचा हों, एक तो पड़ोसी, फिर मेरे वालिद के साथ उनकी दोस्तियाँ, और उनको पता था कि वो काजी साहब बैठे हुए हैं उधर, हमारा बच्चा बैठा हुआ है उधर, और मैं कुछ कर नहीं सकता था उनके लिए। और वो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, बस सबने रोना शुरू कर दिया था। अच्छा आईजी साहब, मुझे ये बताएं कि इतने साल आपने 27-28 साल आपने सिंध की जेलों पे आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए आपने दे दिए, तो आप क्या समझते हैं कि कोई आपका मेंटोर था कि आप सिंध की जेलों में आप काम करें, या शौक था, या ऐसा क्या था जो आपने सिर्फ यही चूज़ किया? आप जो हमारी ऑपरेशनल जो पुलिस है आप उसमें नहीं गए, आप स्पेशली आपने जेल यानी कि प्रिजन को आपने सेलेक्ट किया, सिंध की जेलों को आपने सेलेक्ट किया, इसकी खास वजह क्या है? तो ये इत्तेफाक नहीं, ये इत्तेफाक है। मैंने कमीशन का एक ही इम्तिहान दिया, ये दिया और हो गया। तो फिर मैंने कभी कोई कमीशन का किसी के इम्तिहान में बैठा नहीं। हालांकि सोचता रहा कि बैठूंगा छोड़ दूंगा ये नौकरी, लेकिन हो नहीं सका। ये लवाहिकीन के पास जाते हैं कि हमें माफ़ कर दें, ये भी हमेशा होता है, उनके हाथ में ऑप्शंस होते हैं। सारे ऑप्शंस जब ख़त्म हो जाते हैं तो, या फिर आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे ना कि इसने किया क्या था, तो आपको मतलब कहते हैं यार ये कोई गैर कानूनी अमल तो नहीं है ना। फांसी बहरहाल लिखी हुई है किताबों में, सज़ाए मौत का उसमें है, इस्लामिक उसमें भी है। अच्छा मैंने देखा है कि मुझे जितने साल हो गए सहाफ़त करते हुए, मैंने अपने इस टेन्योर में मैंने ये देखा है, और क्राइम स्टोरीज़ और क्राइम प्रोग्राम्स की बात की जाए, मैंने बेशुमार कवर अप किए हैं। मैंने ये देखा जब इंसान जुर्म करता है ना, तो एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है,
बेशक वो कोई भी हो, जुर्म की जो एंडिंग है ना, एंडिंग उस सलाखों के पीछे। बेशक बेशक बेशक, ये बात तो फैक्ट है। कभी खताकार मतलब गुनाह सबसे सरजद हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एज ए प्रोफेशन अगर इसको अपना लिया जुर्म को, तो ज़रूर पकड़ है। आईजी साहब, मुझे ये बताएं, जब आप विजिट्स करते होंगे जेल में, मैं बात कर रहा हूँ कराची की, हैदराबाद की और सिंध के मुख्तलिफ शहरों की बात कर रहा हूँ, तो जब विजिट करते हो कैदियों से आपकी मुलाकात होती होगी, तो उस टाइम कैदी आपको ये भी तो कहते होंगे, साईं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे खामखा अंदर लेकर आया गया है। तो उस टाइम आप क्या करते हैं, क्या उनको समझाते हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत होती है? वैसे तो आपको सब कहते हुए मिलेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेजॉरिटी यही कहती है, लेकिन जो डेटा है वो आपको बताता है कि मसला क्या है। मैं थोड़ा सा पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 20% कन्विक्टेड होते हैं जेलों में और 75 to 80% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, और हमेशा ये होते हैं। सालों से इतना ही रेशो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें इन वर्ड्स, अदर वर्ड्स, इसका मतलब है कि 80% लोग छूट जाते हैं, या साबित हो जाता है कि ये बेगुनाह थे, या प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकती, हालांकि हो सकता है वो गुनहगार हों, लेकिन निकल जाते हैं वो। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 20% लोग रहते हैं, या 23-25% जो जिनको कन्विक्शन होती है। तो या तो हमारे इदारों में कोई मसला है, हम में कुछ मसला है, या फिर मतलब हम प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे, इंसाफ सही नहीं कर पा रहे कई वजूहात की बिना पे, या फिर ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ कि 80% लोग बेगुनाह हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी भी। काजी साहब ये बताएं कि जो अमेरिका ने UNODC सिस्टम दिया, और यानी कि मैं PMIS की बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमेशन जो सिस्टम है, पहले तो मैनुअली अगर बात की जाए, जो जितने कैदी हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो फाइल किया जाता है मैनुअली, लेकिन अब जब से ये PMIS सिस्टम आया तो इसके आने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कितना आसान हो गया है? इसमें UNODC और प्लस UNODC ने एग्जीक्यूट किया था, करवा के दिया था हमें अमेरिकन गवर्नमेंट ने थ्रू INL, और उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बना के दे दिया हमें, और PMIS सिस्टम जो दोनों फिलहाल साइमल्टेनियसली चला रहे हैं, ताकि जब तक PMIS की आदत नहीं पड़ेगी इस्तेमाल करने की, और सेफ नहीं हो जाएगा 100%, तब तक हम फिलहाल दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑटोमेशन सिस्टम के आने से अब तो कैदियों को सिर्फ थंब लगेगा, बायोमेट्रिक, पूरा डाटा उनका सामने आ जाएगा। हाँ, वो तो सारा हो जाता है। अच्छा आइए साहब, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे पूछूं मैं कि इन फ्यूचर अगर बात की जाए सिंध की स्पेशली जेलों की, क्योंकि आपको जो तजुर्बा है स्पेशली सिंध की जेलों का ज़्यादा है, तो कहाँ देखती हैं आप सिंध की जेलों को इन फ्यूचर? मेरे ख्याल में हर आने वाले दिन, हम रहें ना रहें, हमारे बाद भी हर आने वाले दिन कैदियों के लिए अच्छे होते जाएंगे इंशाल्लाह। और मतलब एक तो हमारे यहाँ हमारा सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, अच्छा से अच्छा होता जाएगा, और इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, कम से कम अंडर ट्रायल पॉपुलेशन तो ना हो ना। अंडर ट्रायल एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप किसी को भेजें जेल में, साबित हो जाए तो आप भेजें ना। वो बेगुनाह है बेचारा, और फिर अंदर कैपेसिटी भी कम है, घर वालों से भी दूर है, और अंडर ट्रायल चल रहा है, कैपेसिटी कम, रिसोर्सेज लग रहे हैं, इसकी वजह से इतने उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना उनके लिए मतलब बहुत सा वो है। हमारी तनख्वाहें हैं, हमारी बजट्स सारा इन्हीं के लिए है ना। बड़ा मुश्किल काम होता होगा। जैसे माजी में भी कुछ ऐसे वाकयात रुनमा हुए हैं, जैसे कोई कैदी भाग गया तो बड़ा मुश्किल होता है कि ज़ाहिर है आपके ऊपर भी मिनिस्टर बैठे हैं, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता होगा, तो वो किस तरीके से आप टैकल करते हैं? असल में हाँ, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, ये हकीकत है। और हालांकि इसमें हमें केयरफुल होना चाहिए, हर जगह हमें देखना चाहिए कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, उन कमज़ोरियों को ख़त्म करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये भी सोचें कि वो भी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम भागें कैसे, ऐसे ही है, निकलें कैसे इधर से, आखिर फ्रस्ट्रेशन है ना। तो ये होता है, नेग्लिजेंस होती है ज़्यादा से ज़्यादा। काजी साहब, एक ऐसा सवाल, ये सवाल तो मैं आईजी सिंध जो गुलाम नबी मेमन साहब है उनसे भी मैं करूंगा जब उनसे मुलाकात होगी। ये डोमेन आपकी भी है, क्योंकि जब कोई स्ट्रीट क्रिमिनल जुर्म करके आता है, ज़ाहिर है पहले FIR कटती है, फिर उसके बाद जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाता है, फिर वो जेल के अंदर आता है, और जेल के जब वो अंदर आता है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, वो आपकी कस्टडी में वहाँ पे होता है। तो आप क्या समझते हैं ये कराची में जो
क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है और इसको कंट्रोल आप क्या सब, क्योंकि कराची की आवाम का सवाल है, कराची की आवाम बेबस है और लाचार है, उनको समझ ही नहीं आ रहा ये स्ट्रीट क्राइम्स जो इतने बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, इसको कितना चेंज होने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स जो इस केस में आते हैं, वो रेसिडिविज्म कहते हैं, जो रिपीटेडली वही क्राइम करें, फिर वापस जेल में आए, फिर क्राइम करें, फिर जेल में आए। ये स्ट्रीट क्राइम वाले अमूमन निकल जाते हैं, फिर उसी क्राइम में वापस आ जाते हैं। तो इनका इशू मेरे ख्याल में थोड़ा सा इकोनॉमी भी है, ये जो हमारे, और फिर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी है। गरीब तबकों से होते हैं ये अमूमन, तो ये इनके लिए ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो इनके लिए बड़ा आसान होता है कि ये रैंडमली कहीं पे ये काम करके भाग जाएं। अच्छा, जब फ्लड आया था, मैं अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ से लोग यहाँ पे कराची इनको शिफ्ट किया गया था, तो यहाँ पे स्कूल्स में जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको रखा गया था, तो उस दौरान बड़ा क्राइम बढ़ गया था। तो आप क्या समझते हैं कि वो भी वजह हो सकती है कि उस टाइम जो क्राइम रेशियो बढ़ा था, मैं फ्लड के वक्त की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो लोग थे वो मुलविस होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऐसे जो बहुत ही गरीब हैं और जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज का जो मंजर-ए-आम प्रोग्राम है, ये एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू आज आपका, ये आज हम कर रहे हैं, तो बच्चों में से अपने किसी को पुलिस में लेकर आएंगे? क्योंकि होता है ना, इनहेरिट होता है ये ब्लड के थ्रू बच्चों में, कि उनको शौक होता है मेरा बाप अफसर है, मैं भी अफसर बनूं। तो ये क्या आपके किसी बच्चे को शौक है, किसी को लेकर आएंगे आप पुलिस में? मैंने बचपन से उनको ये सिखाया है कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना। तो मतलब वो कोशिश करेंगे कि साइंस एजुकेशन लें और फिर आगे जो भी। एक शौक ये भी तो हो सकता है कि चलो ठीक है, उनको मैं जिस तरह मैंने कहा, शशके भी तो होते हैं ना, बॉडी गार्ड्स और गाड़ी शाड़ी ये वो, तो उनको देख के भी तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे, यही खतरनाक बात है हमारी नौकरी में, कि बच्चों को कंट्रोल में रखना फिर, और कि वो ये समझते होंगे बच्चे कि पता नहीं इनके क्या, जो आप अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शशका, तो शशके ज़रूर उनको करते हो, लेकिन फिर ये मेरी जॉब है कि मैं उनको अपने उसमें रखूं कि भाई हम सब एक जैसे हैं, सब हम में से कोई, सिर्फ ये है कि मेरा ग्रेड बड़ा है, बाकी हर आदमी सरकारी नौकर है जो हमारे आसपास होते हैं। तो होता है ना ये, क्योंकि मैं भी खुद कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर का बेटा हूं, अगर हमें धूप दिखाई है तो हमें छांव भी दिखाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन जिस तरह आप बता रहे हैं, तो आपकी तरबियत भी ऐसी लग रही है कि अगर आपने धूप दिखाई होगी तो आपने छांव भी दिखाई होगी। काजी साहब, आज मैंने कोशिश की वो सवाल रखूं जो आवाम उसके जवाब आपसे सुनना चाहती है, और बारीकियां जो हमारे जो सूबे सिंध के जो बारीकियां जेल के हवाले से वो आप बताएं, और वो आपने बताया। मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये था आज का मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज कोशिश की जो हमारे सूबे सिंध की जो जेल है उसकी बारीकियाँ या उनके सवालात, उनके जवाबात आपने सुने, और आईजी साहब ने भरपूर तरीके से उसका दिफा किया। और एक बात मैं कहूँगा आपको, उन्होंने जिस तरह कहा कि जुर्म के हवाले से अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि जुर्म की दुनिया से वो दूर रहे, और ये बात हकीकत है। हम ये समझते हैं समटाइम्स के जब इंसान पढ़ता है तो शायद वो पैसा कमाने के लिए पढ़ता है, नहीं, ये सोच हमारी गलत है। जो तालीम है ना वो इंसान में शऊर पैदा करती है, और जब शऊर पैदा होता है ना तो एक अच्छा शहरी बनता है, और उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में वो जाने की कोशिश नहीं करता। ऑलरेडी उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होती है, ऑलरेडी उसको तहजीब, तरबियत, डिसिप्लिन, उसको बैठना, उसको उठना, उसको माशरे में क्या करना, उसको लोगों से कैसे मिलना मिलाना है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसी पंच लाइन पर मैं आज के शो का इख्तिताम करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम, एक्सक्लूसिव आईजी साहब का इंटरव्यू आपने देखा, और आपने बहुत कुछ जो आपको माजी में नहीं पता था वो आपको आज पता चल गया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठे मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।